दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और दर्शकों, ये वीडियो बहुत ख़ास जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से तो है ही, दुनिया में जो राजनीति चल रही है और दुनिया में जो युद्ध के हालत बने हुए हैं उसके हिसाब से तो ख़ास है ही, लेकिन इस हिसाब से भी ख़ास है कि इन सब में भारत का पर क्या असर पड़ेगा, और भारत पर जब असर पड़ेगा तो सीधे सीधे हम पर असर पड़ेगा। तो ये पूरा एक विश्व का परिदृश्य खींचता हुआ ये वीडियो है। क्योंकि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल ही रहा है, दुनिया में आधे से ज़्यादा 75% इस समय युद्ध की स्थिति कहीं ना कहीं या तो युद्ध चल रहे हैं या युद्ध के हालात बने हुए हैं। अभी कल ही रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, पिछले एक साल में सबसे बड़ा हमला किया है, और आने वाले दिनों में ये हमले और बढ़ेंगे। इस बीच अमेरिका और चाइना ये अपनी चाल चल रहे हैं और पूरी दुनिया को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इनकी एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। तो आज इसी पूरे मैटर पर चर्चा करेंगे और ज्योतिषी पक्ष इसमें क्या होगा इस पर बातचीत करेंगे। भारत बांग्लादेश आसपास के देश पर क्या असर पड़ेगा इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आचार्य जी के पास और आचार्य जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब ये युद्ध तो हो रहा है सात समंदर पार, हमारे यहाँ भारत से कई किलोमीटर दूर रशिया और यूक्रेन में युद्ध, लेकिन खलबली आचार्य जी पूरे दुनिया में मची हुई है। अब इस पूरे सीनेरियो को आप कैसा देखते हैं? इसमें अभी विश्व कुंडली का अध्ययन करें और विश्व के अलग अलग देशों का अध्ययन करें और वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है, और आध्यात्मिक रूप से यदि हम भारतीय जो शास्त्र हैं उनका यदि इन सब का हम अध्ययन करते हैं तो अब तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और ये विश्व युद्ध बंद होने वाला नहीं है। यह विश्व युद्ध लगातार चलता रहेगा 2028 तक तो, और घातक हो जाएगा, और 2032 में जाकर फिर कहीं शांति अनुभव होगी। और इस बीच में बहुत सारे घटनाक्रम घटेंगे जो काफ़ी गंभीर होंगे। जैसे अभी आपने कहा कि कई देश आपस में लड़ रहे हैं, कई देश युद्ध की कगार पर हैं, कोई शांति से नहीं बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ सबके यहाँ चल रहा है। पाकिस्तान के यहाँ भुखमरी चल रही है, इंडिया भुखमरी की तैयारी में है, बांग्लादेश भूखमरी की पोजीशन पर बहुत जल्दी आने वाला है, श्रीलंका में तो भूखमरी होकर फिर एक विनाश की लीला शुरू हो चुकी है, पड़ोसी नेपाल भी इस स्थिति में है, और जो अन्न उत्पादक क्षेत्र यूक्रेन है, रशिया है, अब इनकी भी हालत बहुत ख़राब लगातार हो रही है। साथ ही यूरोप की बात करें तो यूरोप की स्थिति भी बहुत अच्छी अब नहीं है कि वहाँ भी अब नेगेटिव स्थिति बननी है। उत्तर पूर्व की बात करें तो अब उत्तर पूर्व भी नष्ट होने की कगार पर चल रहा है। तो सिनेरियो तो ऐसा ही है कि सब तरफ अफरा तफरी का माहौल ज्योतिषी दृष्टि से नजर आता है। तो आचार्य जी, इसका अर्थ ये हुआ कि रशिया, चाइना और अमेरिका ये पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। भले ही ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का भी है और चाइना का भी है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो बांग्लादेश में भले ही तख्ता पलट हुआ है, लेकिन उसमें भी अमेरिका इन्वॉल्व है। तो इस पूरे ये जो घटनाक्रम है इनमें आपका विश्लेषण क्या कहता है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? यदि हम बांग्लादेश के तारतम्य में बात करें तो बांग्लादेश में तो स्थिति अब आपने बड़ी क्लियर रूप से देखी होगी कि वहाँ पर एक बंदरगाह को डेवलप करने की बात आई। अमेरिका उसमें चाइना कूदा और इंडिया कूदा। शेख हसीना ने फिर इंडिया का साथ दिया और चाइना को उसने इग्नोर किया। अब बात थी चाइना और भारत के बीच में बांग्लादेश को लेकर। अमेरिका की एंट्री कहाँ से हो गई? आज का जो मेरा जो वीडियो बनाने के लिए हम जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में यही एक चीज़ सामने आएगी निकल कर कि चीन और अमेरिका पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा। और बांग्लादेश में उसने अमेरिका ने एंट्री कर डाली और बांग्लादेश की सरकार को उसने अस्थिर कर दिया। और मूर्खों को अस्थिर करना बहुत आसान बड़ा काम रहता है, छोटी सी बात में आग लगा दो लगती रहेगी। अब वो कभी भी बांग्लादेश अब समर्थ नहीं हो पाएगा।
उसकी इकोनॉमिक स्थिति लगातार टूटती रहेगी और वो आने वाले 2 साल के अंदर पाकिस्तान से भी बुरी पोजीशन को होने वाला है और ये स्थिति वहाँ पर हो रही है। और पूरे दुनिया के सिनेरियो की बात करें तो अभी आपने देखा कि चीन जिस तरह से बात करता है रूस के साथ मिलने की, कि हम रूस के साथ मिलकर सारे काम करेंगे, और यहाँ बात करता है अमेरिका के साथ रहकर बांग्लादेश में आ जाता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि चीन अमेरिका के साथ नहीं है, रूस के साथ में बैठा हुआ है। आगे की स्थिति इसमें यह बनती है कि ये जो कुंडली के ग्रह योग हैं, इस ग्रह योग में शी जिनपिंग की जो कुंडली है ये सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न का जो स्वामी है सूर्य, ये एकादश भाव में बैठा हुआ है और शी जिनपिंग को भी मंगल की महादशा 2026 तक चल रही है। मंगल इसके भाग्य का स्वामी है, चौथे स्थान का स्वामी है और सूर्य के साथ ही बैठा हुआ है। सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों एकादश स्थान पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। चंद्र और केतु हैं द्वादश स्थान पर, शनि है दूसरे स्थान पर, राहु छठे स्थान पर, शुक्र हैं भाग्य स्थान पर, गुरु हैं दसम स्थान पर। ये इसके ग्रह योग हैं। लेकिन चूंकि भी इसको मंगल चल रहा है तो मंगल की स्थिति एक तो बेकार, दूसरा फिर राहु इसका आएगा। हालांकि छठे स्थान का राहु बहुत अच्छा होता है, एक कुलदीपक योग भी बनाता है, शत्रुहंता योग भी बनाता है। ये इसमें स्थिति बन रही है, लेकिन 26 तक शी जिनपिंग की क्या स्थिति हो जाएगी ये वो खुद भी नहीं जान पा रहे हैं। अब चीन में जिस तरह से वामपंथी उनकी एक विचारधारा है, उस विचारधारा से दुनिया पे उन्हें कैसे कब्जा करना उनकी पूरी एक प्लानिंग की हुई है। कोई भी व्यक्ति आएगा उसी विचारधारा के अनुसार चलेगा और वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा। वो उनका 200 वर्ष का एक पूरा प्लान है पूरी दुनिया पर कब्जा करने का, तो वो उस तरीके से धीमे धीमे काम कर रहे हैं। सेम अमेरिका का भी होता है, कोई भी आएगा उनकी नीतियाँ नहीं बदलाती हैं। व्यक्ति आता है फिर उसके अनुसार थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो, बाकी बहुत अधिक चेंज वहाँ पर नहीं आता है। तो ये जो स्थिति अभी शी जिनपिंग की देखें, रूस की और अमेरिका की देखें तो बड़ी मिलीजुली इनकी ट्यूनिंग इसमें बन रही है। यहाँ अभी अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका के चुनाव में चीन की पूरी दखलंदाजी है। यदि कमला हैरिस जीती तो मानकर चलें कि अमेरिका और चीन तो दांत कटी रोटी हो जाएंगे। अच्छा। बहुत अच्छे दोस्त बनकर पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और कमला हैरिस जीती तो फिर चीन उसके बाद अटैक उसके पड़ोसी मुल्क के ऊपर करेगा, जिसके ऊपर की काफ़ी सालों से चीन निगाह लगाए बैठा हुआ है। तो सबसे पहला काम तो वो वहाँ पर कर डालेगा। और दूसरी स्थिति अमेरिका वहाँ साइलेंट रहेगा। अभी तक तो यदि हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप तत्काल खड़ा हो जाता है कि हमें चीन के विरोध में जाना है, और अभी के सरकारी बात करें वो भी चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब कमला हैरिस जीतेगी वहाँ अब सिनेरियो बदलने वाला है। कारण है कि चीन की और अमेरिका की दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। चुनाव होते ही नवंबर के बाद सारी स्थितियाँ नेगेटिव होंगी और उसके बाद 2025 को हम अप्रैल की बात करेंगे तो शेयर मार्केट अमेरिका का बहुत बुरी तरीके से चरमराने वाला है। चरमरा तो खैर अभी कमला हैरिस जीतेगी उसके बाद ही चला नहीं, और मान लो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो ट्रंप जीत गए तो स्थिति फिर अलग होगी। ट्रंप की अभी पूरी दुनिया में 2 विचारधाराएं चल रही हैं, एक राष्ट्रवादी विचारधारा और एक व्यक्तिवादी विचारधारा है। और व्यक्तिवादी में स्वार्थी भरे हुए हैं जो देश के साथ गद्दारी भी कर सकते हैं। तो ट्रंप जो व्यक्ति बात करता है कि मेरे देश में दूसरे व्यक्ति या जो तली पार करके आए वो लोग नहीं रहेंगे, वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, राष्ट्रवादी उसकी सोच है, वो अपने देश को बचाना चाहता है क्योंकि इकोनॉमिक रूप से टूट रहे हो। भारत के लोगों को रख के आप करोगे क्या? चीन ये चाहता है कि बाहर के लोग जितने भी मुस्लिम टाइप के जो लोग हैं या जो तली पार करके लोग आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और दूसरे देश की इकोनॉमिक स्थिति को तोड़ें, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, अधिक से अधिक सारे काम करें, तो इकोनॉमिक रूप से देश टूट जाए। नहीं, लेकिन दूसरे लोग उनके आएंगे तो वो भी तो टूटेगा। चाइना में दूसरे लोग आने ही नहीं देता ना, उसे यहाँ का तो नियम है, उसके यहाँ घुस जाओगे आपकी पता ही नहीं पड़ेगा आप कहाँ चले गए। वहाँ तो उसके यहाँ तो सख्त नियम है, वो तो उइगर मुसलमानों की क्या दुर्गति करता है, उन्होंने मस्जिद तो तोड़ के टॉयलेट बना दी उसने वहाँ पर। तो वो तो सब व्यवस्थाएं करके बैठा हुआ है, पर बाकी देशों के अंदर वो प्लान ये करके रखता है कि वहाँ की जो सीमाएं हैं, जो लोग घुसपैठिए वहाँ पर हैं, घुसपैठियों के खिलाफ कोई सरकार ना आए, वो उसकी व्यवस्था करता है। भारत में जैसे विपक्ष है घुसपैठियों का सब सम्मान करने में तुले हुए, क्योंकि भारत की स्थिति बिगड़ जाएगी बहुत जल्दी से। तो ये ऐसी स्थिति जो बन रही है, ये स्थिति चीन की हरकतों के कारण बहुत ठीक नहीं है। और अमेरिका यहाँ पर यदि ट्रंप आते हैं तो उनका तो प्लान है कि कोई बाहर घुसपैठिया आए उसको बाहर करना है। तो कमला हैरिस सबका स्वागत करने के लिए बैठी हुई है। तो ये जो चीन और इनकी जुगलबंदी है ये इसमें बहुत क्लियर नजर आती है। अच्छा आचार्य जी, ये तो समझ में आ गया कि चलिए ये चाइना का अपना गेम प्लान है, अमेरिका का अपना गेम प्लान है,
रशिया का अपना गेम प्लान है, और ये सब विस्तारवादी लोग हैं। हमारा भारत लोकतंत्रवादी, सबको ले लपेट के चलने वाला, जियो और जीने दो वाला, तो ये इसे क्यों परेशान कर रहे हैं? और ये आने वाले दिनों में ये भी आप बताइए कि ये इनकी दखलंदाजी क्या भारत में बढ़ेगी? क्योंकि एक संकेत ऐसे भी मिलते हैं कि पूरी दुनिया में भारत ही अभी तक ऐसा है जो युद्ध से बचा हुआ है, और ये उसकी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और एक बड़ी कौम हिंदू समाज यहाँ जो लड़ने में विश्वास ही नहीं करता। तो पूरी दुनिया में अभी एकमात्र भारत है जो युद्ध से बचा हुआ है, दूसरा थोड़ा जापान है। तो अब ये भारत को डिस्टर्ब क्यों करना चाहते हैं, ये मैं जरूर जानना चाहूँ। उसके तो बिल्कुल साफ सिद्धांत हैं। मुस्लिम चाहते हैं कि भारत पूरा देश मुस्लिम देश हो जाए, ईसाई चाहते हैं भारत पूरा देश ईसाई हो जाए, बुद्धिस्ट चाहते हैं भारत पूरा देश बुद्धिस्ट हो जाए, क्योंकि हिंदू ही एकमात्र ऐसा है जो किसी भी जाति में कभी भी कन्वर्ट हो जाएगा। जरा सी भीख डाल दो, 2 बोरी चावल दे दो तो कन्वर्ट हो जाएगा, और जरा से कुछ मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दो तो सेकुलर मानसिकता का आदमी तत्काल आपके सपोर्ट में आ जाएगा। तो ये जो मानसिकता है भारतीयों की, इस मानसिकता का फायदा तो हर कोई उठाएगा। मूर्ख यदि आप हो तो फायदा कोई भी आपसे उठाना चाहेगा। तो उस मूर्खता का ये लोग फायदा उठाना चाहते हैं और भारत उसमें आ जाए। लेकिन भारत के जो अंदर की एक शक्ति है, सनातन की जो शक्ति है, सत्व की जो शक्ति है, वो शक्ति इनके चंगुल में फंसने वाली नहीं है। जैसे कि कौरवों ने सब लोगों को अपनी तरफ कर लिया, एक बहुत बड़ी सेना को लेकर आए, उसकी तुलना में 10% सेना भी पांडवों के पास नहीं थी, और पांडव यहाँ से लगे रहे, और इतनी तक स्थिति कर दी थी कि पांडवों को तो 1 इंच जमीन देने के लिए भी सुई की नोक और जमीन नहीं देना चाह रहे थे जी। तो वो दुर्गति आज भारत की हो रही है कि भारत को कोई भी देश यदि आज विपरीत परिस्थिति में फंस जाओगे तो कोई समर्थन नहीं देगा और आपको डूब मरना पड़ेगा, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, भारत के अंदर की जो अंतरात्मा है एक समय तक तो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करती है, लेकिन जब विद्रोह खड़ा होता है तो फिर विद्रोह खतरनाक होता है। जैसे पांडवों को जब तक दबाया, लेकिन जिस दिन पांडव उखड़ के सामने आए फिर उसके बाद कोई उनके सामने टिक नहीं पाया। ये स्थिति पूरी दुनिया में, अभी भी मैं बोलता हूँ, सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में किसी भी स्थिति में यदि युद्ध के लिए खड़े हो गए तो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। उसमें इजराइल अभी जूझ ही रहा है तो वो पीछे मुड़ने वाला नहीं है। दूसरा, जर्मनी एंट्री करेगा, जर्मनी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तीसरा, भारत एंट्री करेगा तो भारत भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। और जिस दिन इन तीनों की एंट्री हो जाएगी उस समय में युद्ध का जो पासा है सारा पलट जाएगा, और ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उत्तर पूर्वी जितने भी देश हैं, ये सारे देश नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है, ये तृतीय विश्व युद्ध बड़े घातकता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। बड़े बड़े वेपन्स हैं, अणु परमाणु युद्ध की बात करते हैं, वो भी स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो नेगेटिव युग यहाँ पर अब बहुत बनते जा रहे हैं। तो भारत को ये लोग घसीट जरूर रहे हैं। भारत एक संयम का परिचय दे रहा है। भारत अपनी परिस्थिति में बैठा हुआ है। आज अमेरिका में जॉब्स हैं ही नहीं, भयंकर महंगाई बढ़ रही है। रूस में आज बहुत बुरी स्थिति चल रही है। पाकिस्तान का आपने देखा, रूस की स्थिति भी यही है। बाकी देशों की स्थिति भी यही है कि जॉब नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई भयंकर बढ़ रही है। वहाँ पर भारत अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले हुए, ये एक बहुत बड़ी है कि जब पूरी दुनिया ठंडी पड़ी हो, भारत उस तरह से ग्रो कर रहा हो, तो ये एक चमत्कार ही है कि भारत आज यहाँ से हटकर वहाँ कदम रख रहा है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया भारत को युद्ध में धकेलने के लिए बैठी हुई, विशेषकर अमेरिका और चीन, कि भारत जैसे भी वो एंट्री कर जाए। भारत अभी ये लगातार आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। चीन चाहता है कि एक एयर स्ट्राइक करे और उसको भी युद्ध घोषित कर दें, और भारत को युद्ध में ना चाहते हुए एंट्री करनी पड़ जाए। ये एक बड़ा संयम वाला काम भारत बरत रहा है कि इस विपरीत परिस्थिति में, यहाँ जो जरा सी हड़ताल होती है, आतंकी उसमें एंट्री कर जाते हैं, चाहे कोई सी भी हो। तो उन सब में भारत अभी बचा हुआ है, और इस बचा हुआ ही अमेरिका और चीन का बहुत बड़ा दर्द है कि ये कैसे बचा हुआ है। अब आचार्य जी, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं, और वो क्या हैं? अब जैसे आपने बताया कि कौरवों और पांडवों का आपने उदाहरण दिया, ये बहुत सदियों से हम सुनते चले आए। पांडव तो इसलिए जीत गए थे कि उनके साथ स्वयं भगवान साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण उनके साथ थे। अपने साथ कौन है? एक तो सवाल ये। दूसरा ये कि अभी हम अमेरिका, चाइना और रशिया से तो वैसे ही परेशान थे, अब आप कह रहे हैं कि जर्मनी भी एंटर कर जाएगा और आप कह रहे हैं कि इसमें दूसरे अन्य देश भी एंटर कर जाएंगे। फिर ये बेचारी दुनिया जो
जो उम्मीद लगाए बैठी है कि अब शांति हो, कम से कम भारत में तो शांति है ही, तो ये सब फिर डिस्टर्बेंस तो पूरी दुनिया ही में हो जाएगा। देखो, डिस्टर्बेंस के लिए तो हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि अब पूरी दुनिया की स्थिति 2032 तक क्या होने वाली है। और अभी तो अब यूक्रेन हटने के बाद अब पोलैंड का नंबर आने वाला है। रसिया अच्छा। पोलैंड के लिए भिड़ेगा और कुल मिलाकर तो वो पूरे यूरोप को ही निपटाएगा। कौन, ये रशिया? हाँ, अच्छा। रशिया। धीरे धीरे युद्ध चलता जाएगा। यहाँ एक नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का चक्कर पड़ता है। ये अमेरिका एक नकारात्मक मानसिकता के साथ, दादागिरी के साथ आ रहा है, इसलिए नकारात्मक मानसिकता मात खाती है। और जितने नाटो देश हैं, अब नाटो देश में खलबली मचने वाली है। जैसे ही रूस का अटैक पोलैंड की तरफ होगा तो फिर इसमें से नाटो देशों में टूटना शुरू हो जाएगा और स्थिति वहाँ पर बिगड़नी शुरू हो जाएगी। दूसरा, भारत की यदि हम स्थिति को देखते हैं तो भारत में जैसे आपने कहा है कि अब पांडवों के साथ तो कृष्ण थे, यहाँ कौन साथ में? तो अभी नए जो अवतार हैं, जिसकी कल की अवतार की बात करते हैं तो हम उसको ले सकते हैं जी। लेकिन इनको हटा दिया जाए तो भारत के साथ एक जिस व्यक्ति में संयम होता है ना, लास्ट में आपने देखा कि जीतता वो व्यक्ति जिसके अंदर बैलेंसिंग होगा और संयम जिसके अंदर होगा, सत्य की राह पर चले, अहिंसा की जी। नहीं, अहिंसा भी नहीं, दूसरा कोई भी गेम होगा, जो व्यक्ति बैलेंस है वो व्यक्ति आखिरी बॉल पे छक्का मार के जीत जाएगा, आखिरी टाइम पे गोल करके जीत जाएगा, आखिरी टाइम पे पहलवानी में भी आखिरी टाइम पे दाव उसका सही लग जाता। व्यक्ति संयमित होना चाहिए। तो संयमित लोगों के साथ एक अदृश्य शक्ति जुड़ी होती है जो उसका भगवान उसका भला करता है और उसके साथ वो ताकत जुड़ जाती है, वो जीत जाता है। तो भारत इसी संयम के दम पर ही इनसे जीतेगा जी। जब ये लोग आपस में लड़ मरेंगे सारे के सारे, भारत के ऊपर तभी इतने मुस्लिम देश हमला करेंगे, चीन हमला करेगा, जीतेगा कैसे? भारत की इतनी बड़ी फौज थी। भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था तब भारत अकेला थोड़ी लड़ा था, चीन भी लड़ा था, भारत, अमेरिका ने भी अपनी सेनाएं वहां पर भेजी थी, मुस्लिम कंट्रीजों ने वहां पर पाकिस्तान की बहुत मदद की थी। उस समय भारत ने पाकिस्तान को हराया, भारत ने बांग्लादेश के टुकड़े किए। जब भी स्थिति यही थी कि जब जब भारत लड़ा है तो एक देश से तो कभी लड़ाई नहीं है, उसकी लड़ाई हर बार ही आसपास के सारे शत्रुओं से होती है। जैसे इजराइल लड़ता है, 8-10 उसके देश 10-12 हैं, वो सब इकट्ठे जाते हैं उसके लिए, तो वो एक अपनी पावर बना के रखा हुआ है। तो वही स्थिति यहाँ पर अब निर्मित होने वाली है कि अभी आप शांति से भारत बैठा हुआ है और भारत में चूंकि राजतंत्र है, पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, तो स्थिति यहाँ पर ठीक है कि जो राजा है वो एक संयमी राजा है और तरक्की कर रहा है। क्योंकि आपने देखा मनमोहन सिंह के टाइम तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोल दिया था कि यदि 5 साल और रह जाएगा तो इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ जाएगा। तो वो अब तो वो लोग चले गए। अब जो नया व्यक्ति आया, ये भारत को एक दुनिया में उसने एक अपनी स्थान दिलवाया। कई जगह पहले भी भारत को बड़ा नकारात्मक रूप से देखा जाता, सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। ये भारत की इकोनॉमिक स्थिति 11वें डाउन पर थी, आज 5 नंबर पे आ गई, तीसरे की हम तैयारी करने जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये मिरेकल नहीं है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम पढ़ाई के रूप में कहाँ पीछे थे, आज हम यहाँ आ रहे हैं। अस्त्र शस्त्र के रूप में हम रोते ही रहते थे कि कोई हमें अस्त्र दे जाए, आज हम अस्त्र शस्त्र बेच रहे हैं। तो ये बेचना ये कैसे हो रहा है? तो भारत के अंदर अंदर इंटरनल एक करंट होता है जो भगवान की तरफ से स्वस्थ मानसिकता वाले व्यक्तियों में जियो और जीने दो की स्थिति में आता है, वसुदेव कुटुंबकम की स्थिति में आता है। तो ये जो जब घटना ऐसी घटती है, उस समय में एक अदृश्य शक्ति मदद करना शुरू करती है और उस मदद की दम पर हम इन सब चीज़ों को जीत पाते हैं। तो यही स्थिति वहाँ होने वाली है। पर आचार्य जी, एक बात है कभी ये इंटरनल करंट को तो यहाँ डिफ्यूज करने के लिए राहुल गांधी जैसे नेता और अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, ये तो उसको वो करंट चाहते ही नहीं कि पैदा हो यहाँ। हाँ, दूसरे करंट चाहते हैं। ये तो मानसिकता ही उनकी एक्चुअली बिके हुए हैं ना, दूसरे के दम पे काम कर रहे हैं, खुद का निजी स्वार्थ उसमें देख रहे हैं, खुद जगह जगह फंसे हुए। सबसे पहले तो सारे देश इसलिए इकट्ठे, सारे विपक्ष इसलिए इकट्ठा है कि हमारे ऊपर लगी हुई धाराएं हट जाए ताकि हम सुरक्षित हों। अभी तो रोज रात को नींद ही नहीं आती, कौन से चक्कर में कौन सी जेल हो जाए, कौन सा नेगेटिव चला जाए। तो ये जो स्थिति है, मानसिकताएं तो लगातार डाउन होती रहती हैं और ऐसे लोग, विपक्ष आता है और आके भी चला जाता है। तो नेगेटिव लोगों का जब भी कभी हुजूम खड़ा होता है तो एक पॉजिटिव वेव्स इतनी खतरनाक होती है कि ये उनका लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये बात जरूर रहा कि ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव ने इस पॉजिटिव मानसिकता को बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया है। और कारण ये था कि ये भी थोड़े से उस उतावलेपन में आ गए थे, हम भी सब कुछ भगवान है और सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, लेकिन एक बात फिर भी आप देखिए, इतना सब कुछ हुआ भारत में, 240 पे भाजपा आ गई,
बावजूद इसके नरेंद्र मोदी का क्रेज बरकरार है। और आज भी पूरी दुनिया में जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, तो पूरी दुनिया, चाहे भले अमेरिका सुपर पावर है, चाइना और रशिया है ये सुपर पावर है, फिर भी युद्ध टालने की उम्मीद यदि किसी से कोई कर रहा है तो भारत से कर रहा है जी। और नरेंद्र मोदी इसमें रोल भी प्ले कर रहे हैं। वो यूक्रेन भी जा रहे हैं, वो रशिया भी जा रहे हैं, तो इनके प्रयास कितने सफल ये देखो, आपके प्रश्न का यही एक उत्तर है। आपने कहा था कि ऐसी कौन सी शक्ति है, वहां तो कृष्ण थे, यहाँ कौन मदद करेगा। युद्ध को रोकने के लिए कृष्ण ही गए थे, समझौता कराने के लिए कृष्ण ही आखिरी एक रोल प्ले कर रहे थे। और उन्होंने जब देखा कि शांति नहीं हो सकती है तो अपना उन्होंने स्वरूप दिखाया और वापस लौट कर वो चले आए। तो यहाँ भी इस तरह से भी, अभी तो हमारे यहाँ कलयुग में कहा गया है कि जो व्यक्ति शक्ति संपन्न होगा, जो व्यक्ति राजा होगा, भगवान गीता में खुद कहते हैं उसमें मेरा अंश रहेगा, वो मेरे उसमें तब तक रहेगा। आप शपथ लेते हैं तो नेताओं के चेहरे खिल जाते हैं, जिस दिन पद से हटते हैं उस दिन चेहरे इनके मुरझा जाते हैं। तो शपथ वाली जो दिन होता है उस दिन भगवान का जो अदृश्य रूप है उनके अंदर प्रवेश कर जाता है, चाहे कोई भी हो। इसीलिए तंत्र मंत्र वाले भी लोग होते हैं, नेता के जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उनके ऊपर तंत्र क्यों नहीं चलता, कारण है उनके अंदर एक अदृश्य शक्ति आती है जो उनकी मदद करती है। तो अब जो शांति के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं, ये घूमना ही भगवान कृष्ण के उस समय का संकेत था कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति पैदा होगा जो सबकी शांति कराने की कोशिश करेगा। और जब कोई शांत नहीं होगा और जब फिर जो युद्ध होगा वो फिर भी 18 दिन का युद्ध होगा और उसमें सारी स्थितियाँ आई हैं। अभी 18 दिन का युद्ध था, उस समय भगवान थे। अब 18 महीने का युद्ध होगा जब भारत एंट्री करेगा और उसमें फिर पूरी शांति हो जाएगी। तो मतलब ये दिए कि मतलब बुझने के पहले की लो भभक रही है। तो आचार्य जी, अभी जैसे ये रशिया ने एकदम से कह सकते हैं गियर बदला, जिस तरीके से वो धमाके की उसने यूक्रेन पर, और जिस तरीके से जैसा कि आपने कहा कि नाटो वाटो जो है नाटो के नाटक भी हो सकता है खत्म हो जाए, और इसमें जो रशिया की जो मदद कर रहा है चाइना, तो क्या वास्तव में ये चाइना उसकी मदद करेगा कि ये दिखावे का ये नाटक कर रहा है नाटो देशों के खिलाफ, ये रूस का बखूबी साथ देगा कि ये दिखावा है, नाटक है, और रूस अब आगे और कहाँ तक जाएगा? देखो, चीन पर तो दुनिया के घटिया देश पे भी आप भरोसा कर सकते हो, पाकिस्तान पे भी भरोसा कर सकते हो, कुछ कर लेगा, पर चीन पे तो आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, भरोसे के लायक ये है ही नहीं। हर तरफ से नेगेटिव रहता है। तो रूस के साथ ये धोखेबाजी इसलिए करेगा क्योंकि अमेरिका इस युद्ध को ठंडा नहीं होने देना चाहता। रूस भी चीन पर मुझे लगता है भरोसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि इस पर भरोसा करता तो कुछ ना कुछ इसके अलग चीज़ें, अलग इनकी बातें इसमें दिखाई देती हैं। तो वहाँ पर जो रूस की अभी स्थिति बनी हुई है, रूस की जो कुंडली है, विशेष कुंडली, अभी रूस इस युद्ध को ठंडा भी नहीं होने देगा और पुतिन भी इसको ठंडा नहीं होने देगा। कारण है कि 2022 से 2025 तक तो बुद्ध में बुद्ध चल रहा है पुतिन को। अप्रैल 25 से लेकर अप्रैल 26 के अंदर वो युद्ध जीत जाएगा और पूरे यूरोप को नष्ट कर देगा। तो अभी तो जो टाइम आने वाला है अप्रैल 25 से 21 अप्रैल 2025 से 18 अप्रैल 2026 तक, जब ये केतु चलेगा तब पुतिन अपने मूल स्वरूप में होगा और मूल स्वरूप में आकर इस पूरे यूरोप को नष्ट करने की स्थिति में वहाँ पहुँच जाएगा। और रूस भी अभी जो स्थिति वहाँ पर बन रही है, सितंबर 2024, 5 सितंबर 2024 के बाद राहु में जब राहु शुरू होगा सितंबर 24 से मई 27 तक, तब ये ओरिजिनल रूप में अब युद्ध 5 सितंबर के बाद आएगा। कि जो अभी चल रहा है, अभी तो मालूम करें कि छोटे छोटे तमंचे और इसमें युद्ध बम फटाके फूट रहे हैं। हाँ, आगे जो स्थिति बनेगी 5 सितंबर के बाद बनेगी और जो 2027 तक बहुत तेज़ी से चलती रहेगी। और 2027 में फिर रूस भारत का भी साथ दे देगा, भारत भी विश्व युद्ध में एंट्री कर चुका होगा और 27 तक आके शांति भी हो चुकी होगी और 2026 में चीन के 5-6 टुकड़े भी हो चुके होंगे और अमेरिका भीख मांगने की पोजीशन पर भी आ चुका होगा कि वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति होगी। क्योंकि अमेरिका की कुंडली का यदि हम अध्ययन करते हैं तो अमेरिका का मीन लग्न है, चौथे स्थान पर मंगल, शुक्र, गुरु और सूर्य हैं, बुध राहु पंचम भाव में है, शनि सप्तम भाव में है, चंद्र केतु एकादश स्थान पर। और अभी इसको शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, शनि के महासम शुक्र की अंतर्दशा नवंबर 2022 से जनवरी 2026 तक। और नवंबर 22 के बाद ही इसने यूक्रेन की युद्ध में एंट्री की है इनडायरेक्ट रूप से, और जनवरी 26 तक ये ऐसी स्थिति में रहेगा कि दूसरे लोगों को लड़ाओ, खुद को बचाओ, खुद के शस्त्र बचाओ।
लेकिन तब तक जो उपद्रवी तत्व है ये इसके अंदर 2026 तक अमेरिका में एंट्री कर चुके होंगे, और 26 के बाद दिसंबर 26 तक जब सूर्य आएगा शनि में, तब ये इसके लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा और अमेरिका वहाँ युद्ध में एंट्री करने की कोशिश करेगा, बाहर एंट्री करेगा और अंदर से उसकी हालत बहुत बुरी तरीके से ख़राब होने वाली है। और वो हालत ख़राब करेगा चीन। अच्छा, हाँ, ये दोनों जो दोस्त एक दूसरे को दिख रहे हैं ना, चीन ने वहाँ ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं करके रखी हुई हैं जो वामपंथ वहाँ पे धीरे से फैला हुआ है, ये वहाँ उतरेगा जैसा इसने अभी बांग्लादेश के साथ किया है, सेम अमेरिका के साथ 2026 में होने वाला है। और वहाँ तख्ता पलट की स्थिति बन जाएगी और वहाँ की सेना भी वहाँ कुछ नहीं कर पाएगी और नेगेटिव स्थिति वहाँ पर बहुत तेज़ी से बनने लग जाएगी। आचार्य जी, आपने बहुत बड़े बड़े रहस्योद्घाटन इस प्रोग्राम में कर दिए कि चाइना का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, रशिया कहाँ तक जाएगा। तो दर्शकों, ये विश्व परिदृश्य पर ये था हमारा ख़ास कार्यक्रम। और ये बात भी सही है कि ऐसी जो जानकारी आचार्य जी यहाँ देते हैं इस चैनल पर, ये दुनिया के किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। एक साथ रशिया, चाइना, अमेरिका, इन सब के कुंडली, इन सब के राजनयिकों की कुंडली और उनका विश्लेषण ये किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ख़ास हैं और इन विश्लेषण के लिए इसलिए हम ख़ास तौर पर आचार्य जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इन गंभीर विषयों पर हमारा और पूरे देश और दुनिया का मार्गदर्शन करते रहते हैं। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरी दुनिया भर से हमसे जुड़ते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।